एक न्यायिक प्रेरणा, कानून निर्माण में राज्यपाल की भूमिका को समझना। आज हम एक ऐसे ही जरूरी संवैधानिक मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसमें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ा है। आज के द हिंदू संपादकीय विश्लेषण में आप सबका स्वागत है। ये विश्लेषण द हिंदू के एक संपादकीय पर आधारित है जो इस पूरे मामले की बहुत गहराई से पड़ताल करता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि यह संवैधानिक गतिरोध आखिर है क्या। फिर हम राज्यपाल के विकल्पों पर नजर डालेंगे जो उन्हें अनुच्छेद 200 के तहत मिलते हैं। इसके बाद विवेक के इस्तेमाल पर जो बहस छिड़ी है उसे समझेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट के दखल की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसका हमारे संविधान पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। एक संवैधानिक गतिरोध ये वो स्थिति है जब विधानसभा से पास हुए बिल अनिश्चित काल के लिए अटक जाते हैं, अधर में लटक जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देने की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसकी वजह है कई राज्यों में पैदा हुआ एक डेडलॉक, जहां राज्यपालों ने बिलों पर अपनी सहमति देने में सालों की देरी कर दी और इससे हुआ ये कि विधानसभा का काम एक तरह से ठप पड़ गया। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले के केंद्र में कौन सा संवैधानिक प्रावधान है, और वो है संविधान का अनुच्छेद 200, जो ये बताता है कि राज्यपाल के पास क्या क्या विकल्प होते हैं। तो होता क्या है कि जब कोई बिल यानी विधेयक राज्य विधानसभा से पास होकर राज्यपाल के पास पहुंचता है तो अनुच्छेद 200 के तहत उनके पास मोटे तौर पर 4 रास्ते होते हैं। पहला, वो बिल को मंजूरी दे दें। दूसरा, मंजूरी रोक लें। तीसरा, उसे पुनर्विचार के लिए वापस विधानसभा भेज दें। या फिर चौथा, उसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित कर लें। अब इस पूरी कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है अनुच्छेद 163 के साथ। ये साफ कहता है कि राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख हैं और उन्हें मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही काम करना होता है। वो अपनी मर्जी से स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते। और यहीं से असली बहस शुरू हो जाती है। सवाल ये है कि क्या राज्यपाल अनुच्छेद 200 वाले विकल्पों का इस्तेमाल अपने मन से यानी अपने विवेक से कर सकते हैं? इसका जवाब ना हमें इतिहास में मिलता है। देखिए, 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसमें साफ साफ लिखा था कि राज्यपाल अपने विवेक से काम कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा अपना संविधान बना तो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर अनुच्छेद 200 से इस लाइन को हटा दिया। उनका इरादा बिल्कुल साफ था, वो राज्यपाल को ये शक्ति नहीं देना चाहते थे। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी 2016 के नबाम रेबिया केस में इसी बात को दोहराया था। कोर्ट ने कहा था कि असली कार्यकारी शक्ति तो चुनी हुई सरकार के पास है, राज्यपाल के पास नहीं। हालांकि मामला इतना सीधा भी नहीं है। अदालतों के फैसलों में भी इस पर थोड़ी अलग अलग राय देखने को मिली है। जैसे 1974 के शमशेर सिंह मामले में कोर्ट को लगा था कि शायद राज्यपाल के पास कुछ विवेकाधीन शक्ति है, लेकिन हाल ही के एक मामले में कोर्ट ने इस विचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि ऐसी शक्ति राज्यपाल को एक सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल हस्ती बना देगी। तो अब आते हैं आज के दौर में। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संवैधानिक गतिरोध को तोड़ने के लिए आखिर क्या कदम उठाया। अब देखिए, एक दिलचस्प बात यह है कि इस डेडलॉक को सुलझाने का एक और संवैधानिक रास्ता था अनुच्छेद 355। इसके तहत केंद्र सरकार राज्यपालों को निर्देश दे सकती थी, लेकिन जब ऐसा कुछ हुआ नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ही आगे आना पड़ा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। एक बेंच ने यह तय कर दिया कि किसी भी बिल पर आखिरी फैसला लेने के लिए राज्यपाल के पास अब सिर्फ 3 महीने का वक्त होगा। ये एक तरह से न्यायिक व्याख्या के जरिए बनाया गया एक नया नियम है। तो आखिर में आइए इस पूरे फैसले को एक बड़े नजरिए से देखते हैं कि यह हमारे संविधान के विकास के लिए क्या मायने रखता है। हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये समय के साथ विकसित होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अनुच्छेद 21। 1950 में इसकी व्याख्या बहुत सीमित थी, लेकिन 1978 के मेनका गांधी केस ने इसके मायने ही बदल दिए। ठीक कुछ ऐसा ही अब अनुच्छेद 200 के साथ हो रहा है, जिसकी व्याख्या आज की चुनौतियों से निपटने के लिए की जा रही है। तो कुल मिलाकर ये जो हालिया फैसले हैं, इन्हें संविधान में किसी बदलाव की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। एक ऐसा फैसला जो ये सुनिश्चित करता है कि राज्यों की विधायी प्रक्रिया में कोई रुकावट ना आए, और ये हमारे संघीय ढांचे यानी हमारे फेडरलिज्म के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। जब संविधान ऐसी चुनौतियों पर चुप हो जिनके बारे में शायद हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा भी नहीं था, तो क्या न्यायिक व्याख्या ही आगे बढ़ने का एकमात्र जरूरी रास्ता है?
सोचिए, साल है 2025 और ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा परमाणु संकट मंडरा रहा है। अब ऐसे में इस बेहद नाजुक हालात में भारत का क्या रोल हो सकता है? चलिए आज इसी मुश्किल सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा आज का ये विश्लेषण सैयद अकबरुद्दीन के एक संपादकीय पर आधारित है। वो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA में एक सीनियर सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, तो उनका जो तजुर्बा है वो इस पूरे मुद्दे को एक बिल्कुल ही अलग नज़रिए से देखने में हमारी मदद करता है। और यही इस पूरे विश्लेषण की सबसे अहम बात है कि कोई भी बड़ा फैसला अटकलों पर या अंदाजों पर नहीं, बल्कि ठोस, साइंटिफिक और वेरीफाइड डेटा के आधार पर होना चाहिए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कूटनीतिक संकट आखिर खड़ा कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। देखिए, इस काल्पनिक सीन की शुरुआत होती है जून 2025 में। अमेरिका ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमला कर देता है। इसके जवाब में अगस्त आते आते यूरोप के 3 बड़े देश ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी 2015 की न्यूक्लियर डील का स्नैपबैक क्लॉज एक्टिवेट कर देते हैं। और बस यहीं से डिप्लोमेसी के यानी बातचीत के सारे रास्ते लगभग बंद हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये स्नैपबैक क्लॉज आखिर है क्या? देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये असल में 2015 की न्यूक्लियर डील का ही एक हिस्सा है और ये कहता है कि अगर ईरान समझौते की किसी भी शर्त को तोड़ता है तो उस पर पहले वाले सारे UN सैंक्शंस मतलब प्रतिबंध अपने आप वापस लग जाएंगे। इसका सीधा मतलब है न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर रोक, हथियारों पर, फाइनेंस पर, शिपिंग पर, सब पर कड़ा कंट्रोल। ईरान के लिए वाकई एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। और इस संकट को और भी ज्यादा खतरनाक जो चीज बनाती है वो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, भरोसेमंद जानकारी की कमी। हुआ ये कि अमेरिकी हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के इंस्पेक्टर्स को ईरान छोड़ना पड़ा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जमीन पर असल में क्या हो रहा है ये जानने का कोई भरोसेमंद तरीका ही नहीं बचा। जो फैसले ठोस सबूतों पर होने चाहिए थे उनकी जगह अब अफवाहों ने ले ली है। हर कोई बस अपने अपने अंदाजे लगा रहा है। और यहीं पर हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते आ जाते हैं। एक रास्ता है अंदाजों पर चलने का, मतलब अफवाहों और अटकलों के बेसिस पर एक्शन लेना, और दूसरा रास्ता है वेरिफिकेशन के आधार पर चलने का, यानी डोसीमीटर रीडिंग जैसे साइंटिफिक सबूतों पर भरोसा करना। प्रॉब्लम यह है कि दुनिया इस वक्त पहले और कहीं ज्यादा खतरनाक रास्ते पर चल रही है। चलिए अब जरा बड़े पिक्चर को देखते हैं, समझते हैं कि इस संकट में दांव पर क्या-क्या लगा है और ईरान क्यों सहयोग करने से इतना हिचकिचा रहा है। ये संकट सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ दांव पर लगे हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के नियम, मल्टीलैटरल अग्रीमेंट्स का भविष्य और पूरे वेस्ट एशिया की स्टेबिलिटी। इसका असर पूरी दुनिया महसूस करेगी, तेल की कीमतों से लेकर शिपिंग के इंश्योरेंस तक। और सबसे बड़ा डर एक बड़े मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का है। दूसरी तरफ ईरान के जो डर हैं वो भी बेबुनियाद नहीं है। उनके लिए अपनी संप्रभुता और सुरक्षा किसी भी संधि से बढ़कर है। उन्हें ये डर सताता है कि IAEA के इंस्पेक्टर्स जो भी जानकारी देंगे उसका इस्तेमाल भविष्य में उन्हीं पर हमला करने के लिए हो सकता है। और ऐसा पहले हो भी चुका है जब IAEA के खुलासों के बाद हमले हुए। और एक स्ट्रैटेजिक बात भी है, अगर वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की सही स्थिति बता देंगे तो नेगोशिएशन टेबल पर उनकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में भारत कहाँ फिट होता है? यहीं पर ये संपादकीय एक बहुत ही प्रैक्टिकल और सुलझा हुआ रास्ता सुझाता है। सबसे पहले इस नंबर पर गौर कीजिए, 80 लाख। ये वेस्ट एशिया में रहने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या है। उनकी सुरक्षा भारत के लिए सबसे बड़े स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स में से एक है। जाहिर है भारत इस मामले में चुपचाप नहीं बैठ सकता। तो भारत असल में कर क्या सकता है? पहला, भारत SCO और ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकता है, जहां से ईरान से IACA को वापस एक्सेस देने के लिए एक कलेक्टिव अपील की जाए। दूसरा, इस अपील को ऐसे पेश किया जाए जैसे ये ईरान पर कोई दबाव नहीं, बल्कि ये उसका अपना एक सॉवरेन डिसीजन है। और तीसरा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, भारत अपनी IA सर्टिफाइड तारापुर लैब में सैंपल्स को एनालाइज करने की पेशकश कर सकता है और इस तरह एक अहम टेक्निकल रोल भी निभा सकता है। तो आखिर में पूरी दुनिया के सामने एक बहुत ही साफ चॉइस है और ये हमें वापस इस विश्लेषण के सेंट्रल थीम पर ले आती है। सवाल सीधा और साफ है, दुनिया कौन सा रास्ता चुनेगी? प्रतिबंधों और हमलों का रास्ता या फिर सेफगार्ड्स और स्टेबिलिटी का रास्ता?
एक रास्ता हमें सीधे सीधे टकराव की तरफ ले जाता है, जबकि दूसरा रास्ता डिप्लोमेसी और समाधान की उम्मीद जगाता है। ऐसा नहीं है कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। हालात गंभीर हैं, लेकिन उम्मीद की कुछ किरणें अभी भी बाकी हैं। जैसे ईरान ने हाल ही में अपने बुशहर न्यूक्लियर प्लांट में IAEA को लिमिटेड एक्सेस दिया है और काहिला में एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ है। ये छोटे छोटे कदम डिप्लोमेसी को दोबारा पटरी पर लाने का एक बेस बन सकते हैं। और ये हमें संपादकीय की उस सबसे पावरफुल लाइन पर वापस लाता है कि आगे का रास्ता अंदाजों और अफवाहों से तय नहीं होना चाहिए। इसे तय करेंगे ठोस साइंटिफिक फैक्ट्स। अब वक्त आ गया है कि फैसला गाइगर काउंटर्स को करने दिया जाए, अंदाजों को नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में वक्फ अधिनियम पर एक बड़ा ही दिलचस्प फैसला सुनाया है। फैसला काफी पेचीदा है, तो चलिए इसके हर एक पहलू को बारीकी से समझते हैं। तो हमारा अगला संपादकीय विश्लेषण सुप्रीम कोर्ट के इसी हालिया फैसले पर केंद्रित है। कोशिश यही रहेगी कि इस जटिल मुद्दे को एकदम सरल भाषा में समझा जाए, ताकि एक एक बात बिल्कुल साफ हो जाए। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले ये समझेंगे कि ये एक संतुलन साधने वाला फैसला क्यों है। फिर देखेंगे कि कौन से प्रावधान रोके गए और कौन से बरकरार रहे। इसके बाद इस एक्ट पर जो दो अलग अलग विचार हैं, उन पर बात करेंगे। राज्य और धार्मिक स्वायत्तता के बीच का जो सवाल है, उसे भी समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि सर्वसम्मति का रास्ता क्या हो सकता है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक संतुलन साधता निर्णय। देखिए, 15 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कई चीजों के बीच एक फाइन बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक सवाल का जवाब जानना जरूरी है। ये वक्फ आखिर होता क्या है? तो देखिए, वक्फ का मतलब है इस्लाम में किया गया एक धार्मिक दान। ये आमतौर पर कोई बिल्डिंग या जमीन हो सकती है, जिसे किसी धार्मिक या चैरिटेबल काम के लिए हमेशा के लिए दे दिया जाता है। और सबसे दिलचस्प बात क्या थी पता है? कोर्ट का यह फैसला इतना बैलेंस था कि जो लोग एक्ट के सपोर्ट में थे और जो इसके खिलाफ थे, दोनों को लगा कि उनकी जीत हुई है। ऐसे बहुत कम देखने को मिलता है कि दोनों ही पक्ष खुश हों। तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि कोर्ट के इस आदेश में आखिर था क्या। मतलब किन चीजों पर रोक लगी और किन चीजों को जारी रखने की इजाजत मिली। तो यहाँ दो हिस्से हैं। एक तरफ वो प्रावधान हैं जिन पर कोर्ट ने रोक लगा दी, जैसे अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वक्फ संपत्ति के विवादों पर फैसला नहीं दे पाएंगे, और वक्फ बनाने के लिए 5 साल के अभ्यास वाली शर्त भी रोक दी गई है। दूसरी तरफ वो प्रावधान हैं जिन्हें कोर्ट ने सही माना, जैसे उपयोग द्वारा वक्फ यानी इस्तेमाल के आधार पर वक्फ मानने वाले नियम को हटाना, और जो संरक्षित स्मारक हैं या आदिवासी जमीनें हैं, उन्हें वक्फ का दर्जा देने पर रोक लगाना। अच्छा, इसके अलावा भी कोर्ट ने कुछ और जरूरी बातें कहीं, जैसे ये कि वक्फ बोर्ड के CEO बेहतर होगा कि मुस्लिम ही हों। फिर सेंट्रल और स्टेट वक्फ बोर्ड में कितने गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं, उसकी संख्या भी तय कर दी गई। और एक बहुत जरूरी बात, जो वक्फ संपत्तियां 8 अप्रैल 2025 तक उपयोग द्वारा वक्फ के तहत रजिस्टर हो चुकी थीं, उन्हें प्रोटेक्शन दी गई है। तो अब आते हैं इस पूरे मामले के केंद्र में, यानी इस एक्ट को लेकर जो दो अलग अलग नजरिए हैं उन पर। देखिए, यहां बहस दो तर्कों के इर्द गिर्द घूमती है। सरकार का कहना है कि ये संशोधन इसलिए जरूरी थे ताकि पुराने वक्फ एक्ट का जो गलत इस्तेमाल और भ्रष्टाचार हो रहा था, उसे रोका जा सके। वहीं जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, उनका मानना है कि ये सरकार की तरफ से मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों में एक तरह की मनमानी दखलंदाजी है। और यहीं से एक बहुत बड़ा संवैधानिक सवाल उठता है, राज्य बनाम धार्मिक स्वायत्तता का सवाल। सवाल यह है कि आखिर वो लाइन कहाँ खींची जाए, कहाँ पर किसी समुदाय की धार्मिक आज़ादी शुरू होती है और कहाँ पर सरकार का नियम कानून बनाने का अधिकार खत्म होता है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है ना? इसी बात पर संपादकीय में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है। मतलब ये कि धार्मिक स्वायत्तता की आड़ में समुदाय के संसाधनों का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और ना ही कोई भी समूह आस्था या धर्म के नाम पर पब्लिक प्रॉपर्टी पर अपना हक जता सकता है। मतलब स्वायत्तता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम कानूनी सिद्धांत का इस्तेमाल किया, जिसे कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी या संवैधानिकता की धारणा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अदालत ये मानकर चलती है कि पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है वो सही है, जब तक कि यह साबित ना हो जाए कि वो संविधान के खिलाफ है। तो ठीक है, ये सारी बहस तो हो गई। अब सवाल ये है कि आगे क्या?
चलिए आखिरी हिस्से में देखते हैं कि सर्वसम्मति का रास्ता क्या हो सकता है। संपादकीय में आगे के लिए 3 कदम सुझाए गए हैं। पहला, सरकार को संसद में विपक्ष से बात करनी चाहिए ताकि एक राजनीतिक सहमति बन सके। दूसरा, जब भी ऐसे कानून बने तो जिन समुदायों पर इसका असर पड़ रहा है उन्हें भरोसे में लेना बहुत जरूरी है। और तीसरा, ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर समुदायों के अंदर और अलग-अलग समुदायों के बीच एक आम राय बनाने की कोशिश होनी चाहिए। और देखिए, संपादकीय ये भी कहता है कि हो सकता है 100% सहमति कभी ना बने, ये मुमकिन भी नहीं होता, लेकिन एक ईमानदार कोशिश करना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हम इस चर्चा को इसी एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं कि जब किसी खास समुदाय के लिए कानून बनाए जा रहे हों तो हमारी विधायिकाएं यानी संसद और विधानसभाएं एक व्यापक सहमति कैसे बना सकती हैं। ये वाकई आज के दौर की एक बहुत बड़ी चुनौती है। चलिए अब बात करते हैं हमारे चौथे और आखिरी एडिटोरियल की। ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर है। देखिए, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई है जिसने इजराइल पर कुछ बेहद संगीन इल्जाम लगाए हैं। और ये एडिटोरियल इसी पर है कि भाई भारत के लिए इस मामले पर एक क्लियर स्टैंड लेना क्यों जरूरी हो गया है। ओके, तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। ये जो पूरी बात शुरू होती है ना, वो यूएन की एक कई सालों तक चली जांच के एक चौंकाने वाले नतीजे से होती है। यूएन पैनल की जो हेड है नवी पिल्ले, उनका बयान देखिए। वो साफ कह रही हैं कि इन अत्याचारों की जिम्मेदारी सीधे सीधे इजरायली अधिकारियों के हाईएस्ट एशलॉन्स यानी कि टॉप लेवल पर है। अब ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। हाँ, ये वाकई एक बहुत ही संगीन इल्जाम है। और जब हम नरसंहार या जेनोसाइड जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका वजन समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब इंटरनेशनल लॉ में इसका क्या मतलब है। देखिए, ये सिर्फ किसी की जान लेना नहीं है, इसके पीछे एक इरादा होता है। किसी एक पूरे के पूरे ग्रुप को, चाहे वो नस्लीय हो या धार्मिक, उसे जड़ से ख़त्म करने का इरादा। और पता है, यूएन कमीशन ने ये शब्द ऐसे ही हवा में इस्तेमाल नहीं किया है। रिपोर्ट में बकायदा रीजनेबल ग्राउंड्स पाए गए हैं, मतलब पक्के सबूत मिले हैं 4 खास तरह के नरसंहार वाले कामों के। इसमें सिर्फ लोगों को मारना ही नहीं है, बल्कि ऐसी हरकतें भी शामिल हैं जिनसे उस कम्युनिटी में नए बच्चे ही पैदा ना हो पाएं। सोचिए, ये तो सीधे सीधे उस ग्रुप के भविष्य को खत्म करने की कोशिश है, उनके वजूद पर हमला है। अब इन कानूनी बातों और भारी भरकम शब्दों के पीछे जो असलियत है वो बहुत दर्दनाक है। सोर्स के मुताबिक सिर्फ 23 महीनों के अंदर गाजा में 65,000 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। 65,000, ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि ये यूएन की रिपोर्ट के नतीजों को और भी ज्यादा सीरियस बना देता है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये यूएन रिपोर्ट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर नहीं रह गई है। नहीं, इसकी गूंज आप कह सकते हैं पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। और ये बस एक शुरुआत है एक बहुत बड़े ग्लोबल रिएक्शन की। जरा लीगल फ्रंट पर नजर डालते हैं कि हो क्या रहा है। एक तरफ तो ये यूएन की रिपोर्ट है, दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे, वो भी नरसंहार के आरोपों पर सुनवाई कर रही है। और इतना ही नहीं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी, उसने तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट तक जारी कर दिया है। मतलब इजराइल पर कानूनी शिकंजा कसता ही जा रहा है। और ये प्रेशर सिर्फ कोर्ट कचहरी तक ही नहीं है, डिप्लोमैटिक लेवल पर यानी कूटनीति के मैदान में भी बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, खासकर यूरोप में। सोचिए, फ्रांस और यूके जैसे देश जो इजराइल के पारंपरिक दोस्त माने जाते हैं, वो अब फिलिस्तीन को एक अलग देश के तौर पर मान्यता देने की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि यूरोपियन कमीशन तो ट्रेड में मिलने वाली छूट को खत्म करने जैसे कड़े एक्शन लेने का भी प्रपोजल दे रहा है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी पिक्चर सामने आ रही है। दुनिया की जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं वो इस मुद्दे पर अब बढ़ती हुई दिख रही हैं। एक तरफ अमेरिका है जो आज भी इजराइल को शील्ड कर रहा है, उसका बचाव कर रहा है, और दूसरी तरफ है यूरोप जो अब इजराइल को एक रोग स्टेट की तरह देखने लगा है। मतलब एक ऐसा देश जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की कोई परवाह ही नहीं है। अब इस बदलते हुए ग्लोबल सीन में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है भारत के लिए कि भाई इस पूरी सिचुएशन में भारत का स्टैंड क्या रहा है और क्या अब उसे बदलने की जरूरत है। और ये एडिटोरियल भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक बड़े कॉन्ट्रास्ट, एक बड़े विरोधाभास की तरफ इशारा करता है। देखिए, एक जमाना था जब भारत फिलिस्तीनी कॉज का एक बहुत बड़ा चैंपियन हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में भारत ने इजराइल को सीधे सीधे क्रिटिसाइज करने से परहेज किया है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है।
और यही जो कॉन्ट्रास्ट है, यही हमें इस एडिटोरियल के सेंट्रल आर्ग्यूमेंट यानी कि इसके मूल तर्क पर ले आता है। सवाल ये है कि क्या भारत को अपनी मौजूदा खामोशी पर फिर से सोचना चाहिए, खासकर अपने खुद के नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए? ये सवाल आज भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए सबसे अहम है कि जब पूरी दुनिया एक तरफ हो रही है तो ऐसे में चुप रहना सही है या फिर कोई स्टैंड लेना। भारत का असल नेशनल इंटरेस्ट किस में है? इस सवाल पर एडिटोरियल का जवाब एकदम सीधा और साफ है। उसका तर्क ये है कि एक ऐसा इजराइल जो बेकाबू हो, जो अपनी सीमाओं को लगातार बढ़ाना चाहता हो और जो इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ा रहा हो, ऐसा इजराइल भारत के नेशनल या रीजनल इंटरेस्ट में कतई नहीं है। तो ठीक है, अगर ये भारत के हित में नहीं है तो फिर भारत को करना क्या चाहिए? ये एडिटोरियल 2 स्टेप्स का एक्शन प्लान सुझाता है। पहला, इस नरसंहार के खिलाफ खुलकर आवाज उठाएं, और दूसरा, अपने बढ़ते हुए ग्लोबल दबदबे का इस्तेमाल करें ताकि इस जंग को खत्म करवाने में मदद की जा सके। और यहीं पर ये एडिटोरियल हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज जब ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है, दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी है, तो ऐसे में चुप रहने की कीमत क्या हो सकती है? इस एडिटोरियल एनालिसिस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।